मैं अर्चना अरोड़ा पीजीटी केमिस्ट्री जीएचएस राय सोनीपत से आप लोगों का 10th क्लास के एक नए सेशन में स्वागत करती हूँ। टॉपिक हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे हम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। हमने कुछ टॉपिक्स, एक वीडियो हमने बना ली है इसकी, और कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जैसे लाइट की प्रॉपर्टीज़ कुछ, उसके अलावा जो है हमने कवर किया था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हमने पढ़ लिया था इस टॉपिक में। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बार रिवाइज हल्का सा कराना चाहूँगी, जो मेन चीज़ें हैं जो बार बार काम आनी है। हमने बात की थी कि हम जो दर्पण है, जो परावर्तन है, वो दर्पणों के माध्यम से हम बताते हैं। दर्पण जो एक चमकती सतह जो है वो आपके सामने परावर्तन को बताती है। अब दर्पण जो है वो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि दर्पण जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होते हैं गोले, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। समतल दर्पण में किस तरह की जो है आपकी विशेषताएं होती हैं, वो प्रतिबिंब किस तरह का देता है, वो हमने पढ़ ली थी। बट अब उसको ही मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ। समतल दर्पण में जो पहली वो प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है, क्योंकि आप कभी भी मिरर के सामने, जो नॉर्मल मिरर है हमारा देखने वाला मिरर जो जिसमें हम तैयार होते जाते हैं, तो आपको आपका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा दिखाई देता है। उल्टा देखेंगे तो आप तैयार कैसे हो पाए। उसके अलावा उसका जो साइज होता है वो सेम होता है। जितनी आपकी हाइट होती है उतना ही बिंब की, जितनी ही हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई बनती है। साथ साथ जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े होते हैं, मतलब वस्तु की जो दर्पण से दूरी होती है उतनी ही प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली कि जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो राइट साइड में दिखाई देता है, राइट साइड वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, जिसे हम पार्श्व या जिसे कहते हैं हम लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। दर्पण में हम जो आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं गोलीय दर्पण की दो प्रकार आपको बताऊंगी। गोलीय दर्पण जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी मैं उनको पूरे डेफिनेशन के साथ आपको बताती हूँ। उसके अलावा मैं जो आज आपको पढ़ाऊंगी वो ये पढ़ाऊंगी कि गोलीय दर्पण में होने वाले जो प्रमुख परिभाषाएं हैं या उससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, जो मेजर एलिमेंट्स हैं जो काम करते हैं गोलीय दर्पण के लिए, और उसकी हर कंडीशंस में जो प्रतिबिंब बनाने की परिस्थितियों को कवर करते हैं, उनके लिए जो बहुत बारीक बिंदु हैं, जिन पॉइंट्स को हमें ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट उनको जानना बहुत ज़रूरी है, वो सारी बेसिक चीज़ें मैं आज आपको करवाऊंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल। सबसे पहले मैं बात करूंगी अवतल दर्पण की। पहले तो मैं बात करूंगी गोलीय दर्पण। देखिए, एक बॉल अगर मेरे पास है, थोड़ा सा अनइवन कटी है, बॉल है, और बॉल एक पूरा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, एक पूरा गोलीय दर्पण है, और उसको मैंने बीच में से काट दिया थोड़ा सा पोर्शन, तो एक ये जो परावर्तक पृष्ठ जिससे टकरा के हमारी लाइटें वापस जाएंगी और परावर्तन करेंगी और बिंब बनाएंगी, वो एक अगर मैंने पोर्शन ले लिया, उस स्फेरिकल मिरर को पूरे को हमने काट दिया और उसका एक पार्ट हमने सामने ले लिया, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? गोलीय दर्पण से। एक साइड हम उसकी पॉलिश कर देते हैं और एक साइड को हम परावर्तन के लिए काम में लेंगे। अगर किसी परावर्तक पृष्ठ का अंदर दबा हुआ पार्ट से परावर्तक हम करें, मतलब पीछे का पार्ट पॉलिश्ड हो और आगे के पार्ट को हम परावर्तन के लिए यूज कर रहे हैं, दबे हुए पार्ट को, अंदर धसे हुए पार्ट को, तो वो कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। इसे मैं एक चम्मच की मदद से भी आपको बताऊंगी। उसके बाद अगर हम तो परावर्तक पृष्ठ जो है जिसमें दबा हुआ होगा,
अंदर दबा हुआ। और अगर इसी का उल्टा हो कि आपका अंदर वाला पृष्ठ जो है दबा हुआ पार्ट पॉलिश्ड है और परावर्तन जो होगा इस उभरे हुए पार्ट से होगा, तो उभरा हुआ पार्ट वाला जो हमारा दर्पण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? हमारा उत्तल दर्पण। इसको एक चम्मच की मदद से भी हम काम कर सकते हैं। एक चम्मच है, एक चमकती हुई चीज है, परावर्तन होगा। आप देखेंगे कि यहाँ से टकराता है जब प्रकाश, तो आप अगर ये पार्ट पॉलिश्ड है और यहाँ से परावर्तन होता है, आप देखिए कि इसके अंदर आपकी इमेज काफी हद तक दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, किस कंडीशन में दिखाई देती है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर ये वाले पार्ट से परावर्तन, इस दबे हुए पार्ट से अगर हम परावर्तन करते हैं तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। और परावर्तन जो है वो इस पार्ट से अगर होता है, उभरे हुए पार्ट से, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। अब मैं बात करूंगी इन्हीं पर जो दर्पण है, इन्हीं दर्पण के टाइप्स के कुछ मुख्य बिंदुओं की, जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अवतल दर्पण को हम बनाते कैसे। ये पॉलिश सरफेस हमने दिखा रहे हैं हम ये लाइनों से। ये आपका पार्ट है, इसे कहते हैं हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी पूरे पार्ट का जो केंद्र होगा, जो बिल्कुल सेंटर होगा, उसको हम कहते हैं पोल ऑफ ए मिरर। पोल ऑफ ए मिरर या हिंदी में उसे बोलते हैं हम ध्रुव। पी से डिनोट करते हैं। इसी परावर्तक पृष्ठ के मुख्य केंद्र को, सेंटर ऑफ पॉइंट को हम कहते हैं पोल ऑफ ए मिरर। डेफिनेशन आप बड़े आराम से बना सकते हैं। माइंड कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार बहुत माइनर क्वेश्चन होते हैं, बट कई बार एक एक नंबर में ये सारी जो है डेफिनेशन, परिभाषाएं, छोटी छोटी चीज़ों की पूछ ली जाती है। बहुत एलिमेंट्री पार्ट है, इसके बिना आगे का पार्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट आपने इसको बड़े ध्यान से करना है, परिभाषाएं भी तैयार करनी है। इन द फॉर्म ऑफ नोट्स मैं आपको इसको कवर कर दूँगी। इसके बाद बात करेंगे हम कि आपका वो पूरा का पूरा एक गोलीय दर्पण है, पूरा गोल था, उसका जो मुख्य बिंदु होगा, जैसे ये बॉल थी पूरी। अब जब ये बॉल थी पूरी, तो इस बॉल का जो सेंटर था, इस बॉल का जो सेंटर था, इस परावर्तक पृष्ठ का नहीं, इस बॉल का जो सेंटर था या केंद्र था, उसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता का केंद्र। उसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, या इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। मतलब उस पूरे गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। माइंड करने वाली बात यह है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ गोलीय दर्पण। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण से बाहर होता है, तो ध्यान रखने वाली बात ये। अब बात करते हैं इस पोल से सी। ये देखिए, ये हो गया आपका पोल और ये हो गया आपका सी। इस परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल बीचों बीच सी और पी से गुजरने वाली इस रेखा को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। सी और पी से गुजरने वाली वक्रता परावर्तक पृष्ठ से के बीचों बीच जो रेखा निकलती है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब जो ये सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे किसी भी गोल का केंद्र से, सेंटर से और
उसके उस परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं ना, त्रिज्या बोलते हैं। वैसे ये भी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो सीपी डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर या जिसे हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे सारी चीजें। मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको कवर कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट को, ये हमने मान लिया कि ये एंड एम है और ये एन है। इस परावर्तक पृष्ठ के इस पार्ट को, इसकी व्यास को, इस व्यास को हम क्या कहते हैं? ये तो अनइवन है, बट इस व्यास को हम क्या कहते हैं? ये अगर परावर्तक पृष्ठ है तो इस व्यास को हम क्या कहते हैं? एपर्चर या दर्पण का द्वारक। एपर्चर या दर्पण का द्वारक। इस एम एन डिस्टेंस को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। आगे बात करते हैं। पोल आपको मैंने बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया, वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम, देखिए आपका पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर हो गया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बात करेंगे जो कि है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल फोकस। अब वो प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है कि जब मैं दोनों ही मिरर्स के हिसाब से बताऊंगी आपको, वो क्या कहता है? मुख्य अक्ष जो है वो क्या होता है? जैसे मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर है और ये मेरे पास है एक कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखने वाली बात, दिस इज कॉनकेव। अगर मैं कहूं कि यहाँ एक पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके बाद कुछ रेज, कुछ प्रकाश की किरणें, जैसे मैंने यहाँ पर कोई बिंब रख दिया या वस्तु रख दी। टेक्निकली साइंस विज्ञान में वस्तु को बिंब बोलते हैं, बिंब का प्रतिबिंब हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई वस्तु रख दी। अब जो वस्तु रखी उसका एक एक पॉइंट एक किरण पैदा करता है। तो आप किसी भी पॉइंट से 2 या 2 से 3 किरणों को लेकर के जब वो परावर्तित होकर के जिस पॉइंट पर मिलेंगी, वो जिस पॉइंट पर आकर के वो टकराएंगी, जब वो समांतर जाएंगी मुख्य अक्ष से, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को हम कहते हैं मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। देखिए मैंने मान लिया ये एक मेरी बिंब है और इस बिंब के थ्रू मैंने कुछ रेज समांतर भेजी परावर्तक पृष्ठ पर कॉनकेव मिरर की, तो क्या होगा? और यहाँ से भेजी मैंने कुछ रेज, तो क्या होगा? और यहाँ से मैंने भेजी कुछ रेज, तो क्या होगा? अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई प्रकाश की किरण बनाएंगे तो आपने एरो जिस तरफ से जहां जा रही है उसकी तरफ जरूर बनाना है। विदाउट एरो ये लाइन डायग्राम कहलाएंगे, लाइंस कहलाएंगी, रेज नहीं कहलाएंगी। अ रे इज व्हाट विच हैज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बिना वो रेज नहीं कहलाती। अब आप देखिए कि जब ये किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो जैसे हमने परावर्तन में पढ़ा है कि एक उसी माध्यम में वापस पर टकरा के, किसी भी चमकीली सतह से टकरा के उसका उसी माध्यम में वापस आ जाना, इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो ये टकरा के इस तरह से वापस आएगी, ये यहाँ से टकरा के वापस आई, यहाँ से टकरा के वापस आई, और ये यहाँ से गई तो ये यहाँ से टकरा के वापस आई, और ये देखिए ये गई तो ये यहाँ से। इसको हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को जहां पर ये सारी की सारी आकर के अभिकेंद्रित हो रही हैं, जितनी भी परावर्तित किरणें हैं वो अभिकेंद्रित हो रही हैं। इस अभिकेंद्रित बिंदु को हम क्या बोलेंगे? फोकस। एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि
इस तरह के मिरर में आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे अब अभिकेंद्रित हो रही है। तो इस तरह के मिरर को हम अभिसारित या अभिकेंद्रित दर्पण कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी परावर्तित किरणें हैं उनको अपने अंदर अभिकेंद्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, फैलाता नहीं है। यही हम उल्टे में इसमें देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये P है, ये C है और ये मिरर है। पॉलिश सरफेस की तरफ से तो आएगी नहीं, कहाँ से आएंगी? यहाँ से आएंगी। वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरणें निकली, क्योंकि ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये अभिकिरणित होने की जगह ये अपसारित हो जाएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ये फैल जाएंगी, ये टकरा के दूसरी दिशा में पहुंच जाएंगी, ये टकरा के दूसरी दिशा में पहुंच जाएंगी। पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रेज इस तरह से आ रही हैं ये कहीं ना कहीं दूर जाके मिलेंगी जरूर। मतलब हम इनको इमेजिन कर सकते हैं कि ये कहाँ मिल रही हैं। डॉटेड लाइन से हम इसका काल्पनिक फोकस बना सकते हैं। तो इसका जो काल्पनिक फोकस है वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये इस कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर या अपसारित दर्पण। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने की तरफ होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में दर्पण जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो पीछे की तरफ होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है। पॉलिश्ड सरफेस के पीछे की तरफ हम आभास कर रहे हैं कि वहाँ। तो इसीलिए अब हम जब इसके और चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे आगे हम, तो हमें पता चलेगी कि किस किस कंडीशन में किस किस तरह की इमेजेस बनती हैं, वास्तविक बनती हैं या आभासी बनती हैं। अब छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगी कि F और P के बीच के डिस्टेंस को, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को, फोकस और ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तो आप इन छोटी छोटी डेफिनेशन को मैंने जिस हिसाब से बताया आप खुद नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। बाकी सभी डेफिनेशन मैं आपको बताती गई हूँ, या मेंशन लिख के नहीं की है क्योंकि टाइम की कमी होती है। सारी डेफिनेशन मैंने आपको डिक्टेट करा दी है। फोकस से मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष के ऊपर ही, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ या स्मॉल f से हम उसे डिनोट करते हैं। एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो क्या है, जो हम पढ़ते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ के दुगना होता है। इसका मतलब क्या है कि जो फोकस है वो सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस ये होता है। इसलिए हम कहते हैं कि R इज इक्वल्स टू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो किसके बराबर होता है? फोकस दूरी के, वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के डबल होती है, दोगुनी होती है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 1122 मार्क्स में कि आपके पास 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना आपने, F इक्वल्स टू R/2 करना है। 20/2 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो उसका फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना होकर के थोड़ा सा लोअर लेवल पे आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा मुझे लगता है आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको आज क्या क्या बताया है। सबसे पहले गोलीय दर्पण बताए हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार बताए हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उसके बाद मैंने उन दर्पणों से रिलेटेड जितनी भी मेन मुख्य बिंदु थे, जो बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट है, जिसके बिना हम आगे बिंब और प्रतिबिंब का जो
आगे का रे डायग्राम्स हैं, किरण आरेख हैं, जो हम बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है करना, वो बारीक बारीक छोटी छोटी बातें लगभग मैंने सारी आपको बता दी है। गोल से लेकर के ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, लगभग सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। इन मेन पॉइंट्स को लेकर के आप एक कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर का पार्ट भी पता करिएगा, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं इस तरह से कि कौन सा अभिकेंद्रित दर्पण है और कौन सा अपसारित दर्पण है माना जाता है। तो उत्तल दर्पण जो है वो अपसारित दर्पण होता है, और जो अपना कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण होता है वो हमारा क्या होता है, अभिकेंद्रित दर्पण होता है। इस पर आकर के सारी की सारी रेज जो है वो अभिकेंद्रित हो जाती है। तो बेटे मेरे हिसाब से पहले आप इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करिए, फिर इसके बाद मैं जो किरण आरेख हमने अलग अलग पोजीशन पर मिरर्स में, दर्पणों में अलग अलग जगह पर रख करके इमेज के बिंब को हम कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगले सेशन में हम वो करते हैं। साथ साथ सबसे पहले मैं उसमें आपको ये बताऊंगी कि कहाँ पर मेनली कहाँ पर से रेस जाती है और वो कहाँ टकराती है, जो मेन रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, प्रतिबिंब बनाने के जो मेन रूल्स होते हैं, सबसे पहले वो बताते हुए आगे मैं किरण आरेखों पर लाऊंगी डिफरेंट, और बहुत फास्टली नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके करेंगे, सारे किरण आरेख को भी एक साथ नहीं करेंगे, जैसे जैसे कंडीशनली जितने ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम करेंगे। होप कि आपको ये चैप्टर का ये जो सेकंड सेशन है वो समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से इस सारे पार्ट को पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को लिख करके अपनी कॉपी में करिएगा। बाकी रिटन नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।